हम लोग कल की क्लास में रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो रिवोल्ट है उसके कॉज और अनसक्सेसफुल यानी कि असफलता का कारण जो है और फिर परिणाम की चर्चा किए थे। हालांकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एग्ज़ाम भी आज हुआ है। एक क्वेश्चन सिर्फ नया पूछा है और वह है उदारवादी जो है 1885 के दौर में जो मॉडरेट्स की बात की गई है ना। उदारवादी संग्रह की 38 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे आप लोग, नहीं देखा? ग्रुप में आया है। तो उदारवादी चरित्र की बात की गई है और हम लोगों ने चर्चा भी किया था पिछली क्लासों में। तो ये कहा जाए कि जो 1885 का दौर है वो 1885 टू 1905 का जो दौर है वही दौर है मॉडरेट का, जिसको कहते हैं नरम दल। और यही दौर जो है वह है गर्मपंथी से अलग है, उदारवादी चरित्र है और इसी को बाद में लोग कहते हैं इसको बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। इसी विचारधारा के दौर में यानी कि राष्ट्रवाद का उदय। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहली क्लास हम लोग की हुई थी उसमें इसकी चर्चा किया गया था, है ना, बर्थ ऑफ नेशनलिज्म की। इसके पीछे कारण है कि पिछली क्लास जो पहली क्लास थी उसमें नेशनलिज्म की विचारधारा जो है वो लगभग 20 वर्ष तक रहा। इसके बाद आप देखेंगे कि जो है गर्मपंथी विचारधारा जो शुरू होती है 1905 से लेकर के और 1919 तक, है ना। और फिर 1919 से 1948 और ये दौर है जन राष्ट्रवाद का। जन राष्ट्रवाद जिसको लोग जन राष्ट्रवाद भी कह लेते हैं और गांधी युग भी कह लेते हैं। ये गांधी युग का भी विचारधारा है जब गांधी जो है यहाँ से चीज़ों को शुरू करते हैं। और ये जो दौर है ये आपका गर्मपंथी विचारधारा है और ये सब नेशनलिस्ट मार्क्सिस्ट विचारधारा पे काम आएगा। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर और ये तीसरे नंबर। आप देखेंगे 1885 में आईएनसी की स्थापना जो हुई थी उस विचारधारा में ये राष्ट्रवाद का शैशवावस्था 1885 से 1905। शैशवा का मतलब है चाइल्डहुड डेवलपमेंट या बचपन की जो है चीज़ें। और 1905 के बाद जो है यूथ वाली डेवलपमेंट गर्मपंथी, है ना, लाल बाल पाल और अरविंद घोष के साथ। और फिर 1919 में जब आते हैं 1915 में गांधी 9 जनवरी को लौटते हैं इंडिया साउथ अफ्रीका से और फिर 15-16 भ्रमण करते हैं। 17 में बिहार का चंपारण, 18 में खेरा और अहमदाबाद मिल आंदोलन और 19 में जालियांवाला बाग के बाद शुरू हो जाती है चीज़ें रोलेट एक्ट के साथ भी देखेंगे। तो यहाँ से गांधी की विचारधारा शुरू होती है और गांधी की जो प्रथम जो है बड़े लेवल पे मास लेवल पे जिसमें लोग शामिल होते हैं आंदोलन में वह नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है 1920 में, जिसको हम असहयोग के रूप में जानते हैं। और वहाँ खिलाफत भी जोड़ता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन था इसमें हम 1885 से 1905 की जो विचारधारा है जो राष्ट्रवाद का दौर है, नरमपंथ का दौर है या फिर जो है एक राष्ट्रवाद की जो है शैशवावस्था है उसकी चर्चा करनी है ना। पहले ऐसा नहीं पूछता था। ये क्वेश्चन आप पिछले बार में देखें, जैसे चंपारण से क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया है, इस बार भी पूछ लिया गया। मौर्य कला पाल कला जैसे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, उसको पूछ लिया गया। आधुनिक शिक्षा बिहार में ये जो है आप जो हम लोगों ने देखा था तकनीकी शिक्षा का जो दौर है जो बिहार में वो आधुनिकता के साथ उसको जोड़ेंगे हम। बिहार की पाश्चात्य शिक्षा की बात कर लेंगे और फिर जो अध्यात्म जो है ना उसका विचारधारा। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए हम महायान की शिक्षा दी जाती है आपके नालंदा विश्वविद्यालय में तो कहीं ना कहीं वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, उदंतपुरी विश्वविद्यालय है। तो ये सभी शिक्षा का बहुत बड़ा सा केंद्र था। या फिर कह सकते हैं कि चाणक्य जो इतने बड़े स्कॉलर हैं वो भी पटना से थे। तो जाहिर सी बात है कि अध्यात्म का बहुत बड़ा सा सेंटर बिहार बन रहा था।
और बिहार जो है शब्द वो भी बना है विहार से, और विहार का मतलब होता है विचरण करना, और विचरण करने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उस बौद्ध धर्म के परंपरा से जुड़ा हुआ है, बाद में हम जैन धर्म की परंपरा से जुड़ा हुआ है, वह अध्यात्म की एक अवस्था से जुड़ा हुआ है। जैसे जैन धर्म की पूरी व्यवस्था आप देखेंगे पावापुरी तक मिलता है। गौतम बुद्ध की परंपरा में हम देखेंगे कि 3 जो बौद्ध संगीति हुआ, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, वो तीनों बिहार में ही हुआ, राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में। तो अध्यात्म के साथ शिक्षा का भी दौर, क्योंकि आप सोचिए कि जो ह्वेनसांग जैसे लोग अगर नालंदा विश्वविद्यालय में आते हैं तो शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म की भी विकास की बात होती है, नहीं? क्योंकि महायान का बहुत बड़ा केंद्र था वो, है ना? तो कहने का आशय है कि वो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से टच किया है और वही पूछा गया है, थोड़ा सा मौलिकला को डेवलप किया गया है, लेकिन जो नए क्वेश्चन जोड़ा है वह राजनीतिक इतिहास का क्वेश्चन है ये। क्योंकि राजनीतिक इतिहास की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि राजनीतिक इतिहास के 3 विचारधारा जो यहाँ से चालू होता है, एक 1757 से 1857, जहाँ पे यूरोपियन का आगमन से लेकर के और भारत में जो है वह प्लासी, बक्सर और पानीपत का तीसरा युद्ध, और जो हमारे देश में जो है पुर्तगीज आते हैं, ड्रेन आते हैं, डेनमार्क के जो लोग हैं, इसके बाद जो अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, जो भी यूरोपियन कंट्री है वहाँ के जो लोगों का आगमन है। तो 1757 कह लेंगे या 1857, लगभग 100 वर्षों की इतिहास। 1857 से फिर हम 1885 के बीच की बात कर लेते हैं, और 1885 से 1905, है ना? क्योंकि अगर आप लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा होगा सुमित सरकार की, है ना, एक पुस्तक है सबल्टन हिस्ट्री, यानी कि उपाश्रयवादी विचारधारा पर आधारित है, 1885 से 1947 तक का इतिहास उसमें दिया हुआ है। तो उसमें राष्ट्रवाद से ही शुरू करता है। और अगर हम बात करते हैं जो हमारा सिलेबस है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल टू इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये जो शुरू हुआ है ना, ये शुरू हुआ बिपिन चंद्रा की पुस्तक से। बिपिन चंद्रा में आप जब बिपिन चंद्रा की किताब लेंगे, एनसीईआरटी नहीं, मूल किताब जो आपकी कंपटीशन के दौर में है, तो उस किताब को जब आप देखेंगे तो पहला चैप्टर ही 1857 का विद्रोह, है ना? हाँ, मोटी वाली। उसमें सीधे लिखा हुआ कि 10 मई को चलकर 11 मई के सुबह दिल्ली की सड़कों पे, यहीं से शुरू होती है किताब की लाइन, है ना? और 1947 तक की बातें। एक किताब और है जो अभी बैन कर दिया गया है, उसमें 39 चैप्टर थे, वो भी बिपिन चंद्रा की ही किताब है। उसके जगह पर अब नई पब्लिकेशन, न्यू पुस्तक आ गई है। पहले वो हिंदी माध्यम करवाने निदेशालय से आता था, उसके जगह पे वो जो है कोई प्राइवेट कंपनी है उससे वो किताब अब आने लगा है। तो उसमें मात्र 14 या 15 सेक्शन है, और पहले 39 चैप्टर्स हुआ करते थे उसमें। बिपिन चंद्रा का जो है 1857 से 1947, हाँ हाँ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से आज़ादी तक, है ना? तो उस किताब को पहले लोग उसको पढ़ते थे, अब उसके जगह पे 15 चैप्टर बना करके एक नई पब्लिकेशन ने दे दिया है। तो बात लगभग बराबर है, लेकिन उसमें अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था इन सब विषयों के लिए, खास करके राजनीतिक इतिहास जो भारत का है उसमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ था। और अगर हम सामाजिक इतिहास की बात करें तो उसमें जो है आपका तेलंगाना, तेभागा, कोल, रंपा, एक आदिवासी विद्रोह और एक जो है किसान आंदोलन भारत में। तो किसान आंदोलन में जो अवध के किसान थे और जो बिहार के किसान थे, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट उसमें बातें थी। तो ये कहने का आशय ये है कि अब हमें थोड़ा सा डायमेंशन को और भी डिस्टेंस को जो है उसको डायमेंशन को और ब्रॉड करना होगा, क्योंकि जो पहले परंपरा थी उसमें थोड़ी थोड़ी सी नई नई चीजों को जोड़ रहा है ना? क्या? हाँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया, या फिर 1892 का अधिनियम पूछ लिया गया है, ये भी कभी नहीं पूछा गया है। तो इसका सीधे सीधे मतलब है कि जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और फिर सोशल, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। तो आर्थिक में हम लोग को पढ़ लेना होगा जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महलवारी, या भारत में महान मंदी, या कृषि का वाणिज्यीकरण, है ना? वैसे ही अगर हम सामाजिक की बात करते हैं तो सामाजिक में हम लोग आर्य समाज से लेकर के ब्रह्म समाज,
इसके बाद प्रार्थना समाज, देवबंद समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इनकी भी चर्चा कर लेनी होगी क्योंकि 7 से 8 वर्ड में क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं। और फिर हम सामाजिक इतिहास में ही चर्चा कर लेंगे आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, क्योंकि आदिवासी आंदोलन में बिरसा और संथाल तो बिहार में ही है ना। बाकी अगर थोड़ा सा चर्चा ये भी जान लें कि कोल विद्रोह कहाँ हुआ, रंपा कहाँ हुआ, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ, या नील आंदोलन कहाँ हुआ, है ना। तो बंगाल वाले जो दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास की बात कर लेंगे, तो उस वहां से जब चर्चा करेंगे, या फिर चंपारण में जो नील आंदोलन की जो बातें हुई 17 में, जैसे चंपारण का नील आंदोलन जिस पर पूछा है ना। हाँ हाँ हाँ, 15 वर्ड में, ठीक है। हाँ, प्रभाव पूछा है ना, कुछ नहीं। तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो वर्णन वाला क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आप चंपारण सत्याग्रह के बारे में बता देना है। जैसे क्वेश्चन अगर होता कि चंपारण सत्याग्रह का महत्व, तो सिर्फ इम्पोर्टेंस बता देते। चंपारण सत्याग्रह का कारण, तो सिर्फ कारण बता देंगे। अगर चंपारण सत्याग्रह का स्वरूप, तो स्वरूप तो वो लंबा हो जाता, पीछे तक इतिहास चले जाते। चंपारण सत्याग्रह कब, कहाँ, क्यों और कैसे, तो ये अलग क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन सिर्फ चंपारण सत्याग्रह है, तो जिस क्वेश्चन में सिर्फ टाइटल हो ना और बाकी कुछ भी ना हो, तो उसका वर्णन कर दिया जाता है। हम्म, हाँ, तो टिप्पणी कर देना है। अब इसमें आपको बता देना है कि 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, अप्रैल के महीने में हुआ, दिसंबर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जब गांधी गए, तो वहाँ गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई, है ना। गांधी के साथ नरहरि पारिक, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद और ब्रजकिशोर शर्मा जैसे लोग आकर के चंपारण की स्थितियों को समझे, मुजफ्फरपुर के कलेक्टर से मिले, और फिर आप बता देंगे कि चंपारण सत्याग्रह में 3 कथीय पद्धति क्या है, 3/20। और इसके बाद जो है ये भी बताना है कि आखिर एकाएक चंपारण में शोषण तो पहले से हो रहा था, तो एकाएक ऐसा क्यों हो गया, एकाएक लोग इतना परेशान क्यों हो गए। परेशान तो पहले भी होते ना। चंपारण में 2 तरह के थे, एक नीलहे वो थे जिनकी जमीन वहां के अंग्रेजों की थी, उस पर नीलहे, जो नीलहे का मतलब है नील की खेती करने वाले, तो नील की खेती करने वाले एक तो मजदूर थे, तो मजदूर सिर्फ मजदूरी लेते थे, और जमीन किसका होता था, अंग्रेजों का। और दूसरी वो नीलहे थे जिनकी जमीन अपनी होती थी, लेकिन उसमें शर्त होता था कि 20 भागों में से 3 भागों पर आपको नील की खेती करनी है, तो 3/20, है ना। तो मतलब कि बिहार में जो बीघा होता है उसमें 20 कट्ठे माने जाते हैं, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करनी है। अब यहाँ समस्या थी कि आखिर जो मजदूर है उनको तो समस्या थी नहीं, तो समस्या किन्हें होगी, जिनकी अपनी जमीन है और उन्हें 3 भागों पे खेती करनी है। अब बातों को समझिएगा। तो ये परंपरा तो पहले से चली आ रही है, लेकिन इसको जब मतलब इसको हार्ड एंड फास्ट किया गया, ये 17 का दौर था, 16 का दौर था, ये 15 का दौर था। और क्यों ऐसा किया गया, इसके पीछे कारण है फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध के समय में हम लोग जाएंगे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे जो है प्रथम विश्व युद्ध, तो इसकी जो टाइमिंग है 1914 से 1918 है, 1918। अब आप देखेंगे क्या कि 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो इसमें सबसे पहले ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, है ना। और फर्डिनेंड की हत्या जाके हो गया था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सर्बिया में। और सर्बिया की मीडिया, ऑस्ट्रिया की मीडिया जब गोली खेल रही थी, तो ऑस्ट्रिया से हालचाल पूछने के लिए जर्मनी आ गया था, और जर्मनी के बारे में सर्बिया की मीडिया जब उल्टा पुल्टा बात की, इनके बारे में कुछ अनर्गल बातें की, तो जर्मनी जो इस युद्ध में शामिल हो जाता है और ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी देने की बात करता है। वो कहता है कि भौगोलिक परिदृश्य से आपका नाम बाहर कर देंगे। अब मामला ये बनता है कि जर्मनी ये बात भूल गया था कि कुछ दिन पहले जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था,
वो समय था 1848 से 71 का बीच, है ना। उस दौर में जो भी मजबूत कंट्री थे जिनका व्यापारिक एकाधिकार जर्मनी और इटली पे था, उनको बाहर कर दिया गया था। गैरिबाल्डी, काबूल, मेजिनी, है ना, बिस्मार्क, इन लोग के द्वारा इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और यही कारण था कि जर्मनी जब यहाँ पे सर्बिया पर जो है मजबूती से अपनी पक्ष को रखने की बात की, तो जो मजबूत कंट्री थे, अगर हम बात कर लें फ्रांस की या इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, अमेरिका की बात कर लेते हैं, रसिया की बात कर लेते हैं, तो ये कंट्री सामने हो जाते हैं। और जब ये सब सामने होंगे तो वर्ल्ड मार्केट में जर्मनी की जो नील थी वो आर्टिफिशियल थी, और आर्टिफिशियल नील का बहुत मांग था, लेकिन जर्मनी को वर्ल्ड मार्केट से नाता तोड़ दिया गया। तो जब जर्मनी को विश्व बाजार से नाता तोड़ दिया गया तो जर्मनी की नील आना विश्व बाजार में बंद हो गई। तो एकाएक नील की जो खेती है, नील की जो मतलब खपत है, वो उसमें कमी तो हुई नहीं, लेकिन उसके जो मतलब आपका जो प्रोडक्ट है जो जर्मनी से बन रहा है उसमें कमी आ गई। तो विश्व में और जो देश थे उनसे नील की जो मांग हुई वो एकाएक बढ़ गई। और जब एकाएक बढ़ी तो लोगों ने उसको हार्ड एंड फास्ट रूल बना करके और कहा कि 3 पार्ट में आपको खेती करना ही करना है। और यही कारण था कि उस दौर में जो किसान थे वो काफ़ी परेशान हो गए। और फिर जो बिहार के चंपारण, जो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट जिसका मुख्यालय हुआ करता था, तो बिहार के चंपारण जो है कि किसान के जो नेता थे राजकुमार शुक्ल, वह जाकर के गांधी से मिले और समस्या का समाधान करने की बात की। तो अगर ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की दौड़ नहीं होती तो नील की जो खेती में शोषण चल रहा था वो समान रूप से चलता रहा, इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं होती, है ना। क्योंकि विश्व बाजार में जर्मनी की मार्केट को बंद किया गया, जर्मनी की नील को उसको मार्केट से काट दिया गया, तो फिर विश्व में एक अलग मांग हो गई और फिर सामान्य नील की भी खपत होने लगी। और यही कारण था कि अंग्रेज ने अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए भारतीय लोगों पर दबाव बनाया। नहीं, चलिए आ जाइए हम लोग ठीक टॉपिक पे आ जाते हैं। इसका एक दिन टॉपिक रखते हैं, किसी दिन एक दिन डिस्कस कर लेते हैं सारे क्वेश्चन का, है ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, खाली पॉइंट पॉइंट। हाँ हाँ, पॉइंट पॉइंट भी लिखेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा, 80 वर्ड हो जाएगा। क्योंकि 1892 का अधिनियम में बहुत कुछ है। 61 का अधिनियम के बाद सुधार जो भी हुए वो 92 में लागू किया गया, है ना। क्योंकि 1892 के बाद फिर अधिनियम नहीं बदलता, वो रिफॉर्म्स हो जाते हैं, मॉडल रिफॉर्म्स या मोन्टेग्यू 1909 का होता है फिर 1892 के बाद। 1892 के बाद तो कोई होता नहीं है। तो 1892 का जो एक्ट है वह बहुत सुधार की नीति है। और मुझे लगता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल आपके डेवलपमेंट है वो सब फैक्चुअल चीज़ें हैं। फैक्ट नहीं जानते तो काम नहीं चलेगा। 1935 का अधिनियम हो गया, 1919 का हो गया, 1909 का हो गया, 1892 का हो गया। तो अगली क्लास में हम लोग उसको पॉइंट पॉइंट वाइज लिखवा दूंगा मैं। जितने टॉपिक आ रहे हैं ना, मतलब जो सब मिला के 11-12 क्वेश्चन है, 38 मार्क्स के 8-4 क्वेश्चन और 8 मार्क्स के जो है वह 3 क्वेश्चन और 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, यही है ना सब मिला करके। तो उसको एक दिन, अब 2-3 दिन में एक दिन हम बोल लेते हैं, इन लोग को फॉर्मेशन तैयार कर लेंगे और उसको डिस्कस कर दिया जाएगा। लिखिएगा 1857 की विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार की भूमिका, यही टॉपिक था ना। हाँ, बिहार की भूमिका। अब देखिए पूरा टॉपिक भी अलग से क्वेश्चन पूछ लिया गया 38 मार्क्स का, 1857 की क्रांति और बिहार की भूमिका। तो हम लोग जो पुराने परंपरा पे जो कर रहे थे उस पर अगर हम करें तो फिर तो 1857 के विद्रोह हम लोग कर लिए हैं। बाकी इसमें हम लोग को जो मेन जोड़ना है वह बिहार की भूमिका जोड़नी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टच, हाँ हाँ, कारण तो चेंज होगा नहीं, तो थोड़ा सा टच देंगे यहाँ पे और हम सीधे बिहार पे आ जाएंगे। बिहार में आप प्रयास करिएगा कि किस जगह से कौन व्यक्ति शामिल हुआ। अगर इन लोग का नाम, तो उसका हम एक जगह आपको नाम लिखवा देंगे, मतलब सब मिलाकर 10-12 लोग का नाम लिखवा देंगे। उसमें अगर 4-5 भी नाम आपका दिमाग में उस समय रहा ना तो ये काफ़ी है, क्योंकि लोग वहाँ एक भी नाम नहीं लिखते। बिहार में पूरे बिहार को पूछ लीजिए 1857 के विद्रोह में कौन आए, तो कुंवर सिंह के बाद किसी का नाम किसी को पता नहीं है, है ना।
कुंवर सिंह हो गए, अमर सिंह हो गए, हरकिशन सिंह हो गए, इसके बाद हाँ पीर अली हो गए, है ना। हाँ पीर अली तो पटना के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, है ना, पुस्तक विक्रेता है, और बाद में उनको गिरफ्तार किया गया, फांसी दे दी गई। तो जाहिर सी बात है कि पीर अली का नाम आएगा। तो सब मिला के बिहार में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा ना, वो छोटा नागपुर वाला एरिया रहा। आप देखेंगे छोटा नागपुर वाला एरिया, तो कौन कौन से लोग हैं उसको मैं एक बार लिखवा दूंगा। बाकी थोड़ा सा बिहार की भूमिका हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए एक बार। मैप बिहार का अगर बना लेते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है ना। मैप सीख लीजिए आप, बिहार का मैप। हाँ। हम्म। ना। हाँ इंडिया का मैप बना लीजिए उसमें। हाँ। नहीं नहीं, जब भी इंडिया का मैप बनाइए ना तो आधा ही बनाइए। हाँ नीचे वाली जो एरिया का मैप है, ये जो मान लीजिए यहाँ से आप लेके जा रहे हैं, तो ये जो एरिया है यहाँ से लाकर बस छोड़ दीजिए, इसके ऊपर की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि अब इससे क्या होगा कि आयोग को ये लगेगा ना कि इसे पूरा मैप आता है, लेकिन ये जितना डिमांड है उतना ही पूरा किया है ना। और आपके पास एक और इससे फायदा होगा कि अब आपको पेज अलग से नहीं मिल रहा है, तो कम पेज मिल रहा है, तो आपके पेज भी कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4-5 पेज जो छोड़ रहे हैं उसी में आपको लिखना है, अलग से नहीं लिखना है आपको। पहले क्या था कि आपके 36 पेज की कॉपी मिलती थी, तो अब पूरा आप बना लीजिए मैप तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 36 पेज की कॉपी तो मिल नहीं रही है, अब आपको 4-4 पेज 2-2 पेज छोड़ा हुआ है, उसी पे सब कुछ लिखना है। कटिंग नहीं करना है, कटिंग किए तो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा। आपको क्वेश्चन आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको आपको क्वेश्चन पूछा गया टूरिज्म पे, और आप पढ़ लेते हैं टेररिज्म, समझ रहे हैं आप। हैं 12वीं फेल, 12 फेल, तो मेंस मेंस फेल कर गया ना लड़का वो। है वो कहता है कि भाई टेररिज्म पे आया था और इतना बढ़िया लिखे है ना, जम्मू कश्मीर से लेकर के सब कुछ लिख दिए हैं। और जो है वो क्या कहते हैं, सर ने बताया था कि हिंदी में तुम निबंध इस पर लिखे हो तो बहुत अच्छा लिखे हो, तो मैंने उसी को अंग्रेजी कर दिया। तो बोला कि टेररिज्म पे नहीं पूछा गया, टूरिज्म पूछा गया है। तो कहा कि नहीं हमारे वाले में तो टूरिज्म ही था, है ना। जब देखता है तो दोनों में वही वहीं बैठ जाता है, एग्जाम हॉल के बाहर ही। और उस साल भी पता लगा कि जो है पासिंग वाले में फेल कर गया, है ना। यूपीएससी जो देते हैं उनमें सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि इंग्लिश हिंदी क्वालिफाइंग में फेल नहीं करना है, लोग उसी में फेल कर जाते हैं। तो बहुत खतरनाक है वो, क्योंकि आपकी पूरी तैयारी रखी की रखी रह जाती है। जैसे आप जीएस खूब अच्छा करते हो, सीसेट में फेल कर जाएं, कितनी बुरी बात है। नहीं, तैयार करने में ज़्यादा समय जीएस का ही लगता है, लेकिन सीसेट पे आप नज़रअंदाज करिएगा तो फेल कर जाइएगा। इस बार का रिजल्ट में देखिए कितना लोग फेल किए हैं सीसेट में। चलिए लिखिए आगे। भारत में अंग्रेजों का आगमन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ था। भारत में अंग्रेजों का आगमन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के साथ हुआ था, के उद्देश्य से हुआ था। धीरे धीरे अंग्रेज भारत में प्रशासनिक पकड़ को
मजबूत बनाते चले गए। बक्सर के युद्ध के बाद यह तय हो गया कि भारत की प्रशासनिक और नियमावली भारत की प्रशासनिक और नियमावली क्षेत्रों में नियमावली क्षेत्रों में एकाधिकार सिर्फ अंग्रेजों का हो गया। (1857) की क्रांति, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। 1857 की क्रांति की लहर ब्रिटिश भारत के अनेक प्रांतों में फैली हुई थी, जिसमें बिहार एक प्रमुख राज्य है। तत्कालीन बिहार में विद्रोह का आरंभ तत्कालीन बिहार में विद्रोह का आरंभ 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव के बाद ब्रैकेट में डाल दीजिएगा वर्तमान में झारखंड। रोहिणी गांव में सैनिकों के साथ संघर्ष द्वारा प्रारंभ हुआ। रोहिणी गांव में सैनिकों के साथ संघर्ष द्वारा प्रारंभ हुआ। अब अगर क्वेश्चन आपके 38 मार्क्स के हैं ना, तो इस लाइन को आप नीचे लाइनिंग कर सकते हैं। ये जो लाइन है इसको नीचे लाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने स्टेटमेंट लिखे हैं, जो अभी 10 लाइन लिखा गया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यही। हाँ, रोहिणी गांव, देवघर जिला, 12 जून 1857। हाँ, नहीं, भारत वाले में नहीं, बिहार वाले में। भारत वाले में तो जो है बिहार का जगदीशपुर की चर्चा कर लेंगे, रोहिणी गांव की चर्चा नहीं होगी। लेकिन जब बिहार की चर्चा होगी तो बिहार में प्रथम शुरुआत रोहिणी गांव से ही होती है, और रोहिणी वर्तमान समय में झारखंड का हिस्सा है ना। तो इस बात की भी चर्चा करेंगे। और झारखंड में देवघर जिला है जिसमें रोहिणी गांव है, जिसकी चर्चा हम कर लेंगे। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो हमने अभी क्वेश्चन में आंसर लिखा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही था। ठीक है, आगे कर लेते हैं।
लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, बिहार के विद्रोह में शाहाबाद क्षेत्र के बिहार के विद्रोह में शाहाबाद क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह का योगदान शाहाबाद क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। जो भोजपुर जिले के जगदीशपुर क्षेत्र से संबंधित थे। जो भोजपुर जिले के जगदीशपुर क्षेत्र से संबंधित थे। भोजपुर जिले के जगदीशपुर क्षेत्र से संबंधित थे। बिहार में अंग्रेजों का नेतृत्व दानापुर छावनी में विलियम टेलर और विंसेंट एयर के द्वारा किया गया। विंसेंट एयर द्वारा किया गया। अब देखिए, जैसे अगर 1857 का विद्रोह में बिहार का नाम न भी हो तो भी आप वीर कुंवर सिंह की चर्चा तो करेंगे, है ना। और अब प्रयास कीजिएगा कि इन दोनों का नाम आप जरूर याद रखिएगा, विंसेंट एयर और विलियम टेलर, क्योंकि ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि बिहार में जो लीडरशिप है वो कौन किया अंग्रेजों की तरफ से। और ये लोग जो थे ये दानापुर छावनी में थे। और जो व्यक्ति जो वीर कुंवर सिंह है उनको लेकर के, डॉक्टर ऑफ लैब्स को लेकर के, ये इनकी विलय की नीति या कह सकते हैं कि हड़प की नीति को लेकर के इन लोगों ने चर्चा का विषय बनाया, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक बात और करें तो ये कह सकते हैं कि जो विंसेंट एयर और विलियम टेलर हैं, इन लोगों ने बिहार में जो आरा जगदीशपुर का नेतृत्व जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया, वो यही दोनों लोग थे। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। एक नाम और भी याद रखेंगे, सर ह्यूग रोज का, है ना। अगर संभव हो, नहीं संभव होगा तो कोई बात नहीं, मतलब है नहीं, यह नहीं कह रहे हैं। जब झांसी की रानी जब केंद्र लेवल पे लिखेंगे तो आपको अगर लगता है कि आप नहीं लिख पाएंगे बहुत लोगों का नाम, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, सर ह्यूग रोज का, और फिर किसका, विंसेंट एयर और विलियम टेलर। ठीक है ना। हाँ, नाम है थोड़ा सा उल्टा, मतलब नाम में हम लोग कोई योगदान नहीं है। हम लोग तो साउथ के लोगों का भी नाम नहीं याद रख पाते, और विंसेंट एयर जो इसी टाइप का नाम है। चलिए आगे लिखिए। इस आंदोलन का, हाँ, इस आंदोलन का पटना में प्रारंभ 3 जुलाई 1857 को हुआ।
यहाँ पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता, हाँ यहाँ पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता, पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। पीर अली के नेतृत्व में पीर अली के नेतृत्व में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोहियों ने पटना सिटी के चौक तक अधिकार कर लिया। पटना सिटी के चौक चौक जो पटना चौक है, पटना सिटी के चौक तक अधिकार कर लिया। यहाँ अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। जिसका नेतृत्व टेलर कर रहे थे। हम्म टेलर के निर्देश पर पीर अली की दुकान और उनका घर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। उनका दुकान पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। अब लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने मेजर होम्स की हत्या कर दी। हाँ, मेजर होम्स की हत्या कर दी। मेजर होम्स की हत्या कर दी, जिसके बाद पटना, तिरहुत, चंपारण और शाहाबाद में
मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और शाहाबाद में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अच्छा, कुंवर सिंह को भी इसमें थोड़ा सा लिखना होगा, लेकिन हमारा अगला टाइटल होगा वीर कुंवर सिंह की भूमिका, है ना। तो हम वहीं उसको कर लेंगे, क्योंकि यहाँ फिर लिखवाएं और उसको वहाँ भी लिखवाएं तो फिर लगता है कि थोड़ा सा वो बेमानी हो जाएगी, क्योंकि उन पर स्पेशल क्वेश्चन बन रहा है और मुझे लगता है कि कम से कम 5 बार क्वेश्चन 6 बार पूछ लिया गया है 15 सालों में देखे तो। हम लोग के पास या आपके पास भी 39 से क्वेश्चन उपलब्ध होगा, 39 बीपीएससी से, और ये 69 का एग्जाम चल रहा है ना। हाँ, तो ये लगभग अब मान के चलिए कितना दिनों के जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं एक नए से डेवलपमेंट को जोड़ रहा है। आगे लिखिए, शाहाबाद क्षेत्र में वीर कुंवर सिंह के बाद अमर सिंह, हरकिशन सिंह, और अली करीम जैसे लोग इस युद्ध में शामिल हुए। सिंहभूम और पलामू में विद्रोह का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया। राजा अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया। हाँ, राजा अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया। अब देखिए, अर्जुन सिंह के पास भी करने के पीछे कारण क्या था, समझिएगा बात को, कि अर्जुन सिंह जो राजा हैं वहाँ के सिंहभूम क्षेत्र के, वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जो अर्जुन सिंह है वो पलामू के एरिया के राजा हैं और उनकी जो किला है उस पर ही अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। अब किसी का किला पर अधिकार कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हंगामा तो होगा ना, और यही कारण है कि लोगों ने हंगामा किया, या फिर जो है उनके बाद जो है अलग अलग सी सोच उस पर डेवलप हुई। लेकिन अगर हम लोग बात नॉर्मल वे में करें तो ये कह सकते हैं कि आंदोलन में जो एक वीर शामिल हुआ वह देश के अधिकार के लिए जरूर सोचता है, लेकिन जो बड़े से राजघराने के लोग शामिल हुए वो शुरुआती कदम उनकी तो निजी स्वार्थ के लिए था, अपनी जो मांगे थे उसको पूरा करने के लिए। बाद में जरूर यह राष्ट्रवादी हो जाता है। हम केंद्र के रूप में भी देखे थे, जैसे मान लीजिए जो हमारे पास कानपुर से लेकर के लखनऊ तक, झांसी से लेकर के बरेली तक जो आंदोलन हुआ, तो प्राथमिक स्तर पर जो व्यक्ति शामिल हुए वह व्यक्ति तो शामिल होने के उनके पीछे कारण था उनकी अपनी सोच या अपनी सुरक्षा, लेकिन बाद में यह बड़ा आंदोलन का रूप खड़ा कर दिया और फिर लोग नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर करने लगे, या राष्ट्रीय स्तर पर जो मांगे थे उसको पूरा करने की बात की गई। तो हम लोग इसी कारण से इस युद्ध को कभी निजी स्वार्थ का युद्ध न कहते हैं और न कभी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बीच की बात करते हैं, यानी दोनों का समन्वय था। समन्वय का मतलब है दोनों बातें हम कह सकते हैं
शुरुआत दौर में जैसे आपको लगा, जैसे देखिएगा किसी किसी फिल्म में आप कहते हैं कोई व्यक्ति कि जो है तुम सिर्फ युद्ध करो उनसे, है ना, तुम युद्ध करो, लेकिन युद्ध करना नहीं है, सिर्फ युद्ध की बातें सोचो। जैसे कभी कभी देखिएगा कोई कहता है कि सिर्फ गोली बंदूक ले लो, गोली चलाना मत, और गोली चल जाती है। नहीं, तो ये क्या है, ये मतलब जो हम करना नहीं चाहते थे वो चीजें हुई। यहाँ भी निजी स्वार्थ की अगर हम बात करते हैं तो निजी स्वार्थ के जगह पर यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का रूप बाद में पकड़ लिया, लेकिन शुरुआत दौर में इसकी जो शुरुआत हुई थी वह प्रत्येक व्यक्ति की निजी स्वार्थ के लिए हुआ। आगे लिखिए, ब्रिटिश सेना के मुकाबले बिहार के विद्रोहियों के पास, ब्रिटिश सेना के मुकाबले बिहार के विद्रोहियों के पास हथियारों की भारी कमी थी। अस्त्र शस्त्र लिख लेंगे, हथियार समझ में नहीं आएगा तो, हथियारों की भारी कमी थी। संचार व्यवस्था का अभाव, संचार व्यवस्था का अभाव संचार व्यवस्था का अभाव या संदेश एक जगह से दूसरे जगह न भेजना, संदेश एक जगह से दूसरे जगह न भेजना भी एक प्रमुख कारक था, एक प्रमुख कारक था जिस कारण युद्ध में हार हुई। युद्ध में हार हुई, जिस कारण युद्ध में हार हुई। विद्रोहियों को आम जनता का भी पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, विद्रोहियों को आम जनता का भी पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। आम जनता या तो एक बड़ा वर्ग, आम जनता का एक बड़ा वर्ग, लिखिएगा, आम जनता का एक बड़ा वर्ग या तो कंपनी का समर्थक था, आम जनता का एक बड़ा वर्ग या तो कंपनी का समर्थक था या विद्रोह से अनजान, या विद्रोह से अनजान। और यही कारण है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को आसानी से दबा दिया, अंग्रेजों ने विद्रोह को आसानी से दबा दिया। आसानी से दबा दिया। यही कारण है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को आसानी से दबा दिया। अब देखिए, दो तीन बातें समझना है। आम जनता हमेशा आम जनता है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जो देश की एक बड़ा वर्ग है, जो बड़ी सी जनसंख्या है, जो गरीबी में पैदा हुई है, उसे पता ही नहीं है कि किस तरह की सोच डेवलप होनी चाहिए या हमें क्या चाहिए। जैसे सोचिए, अगर आज आप अमेरिका और फ्रांस और रसिया जाएंगे ना,
तो फिर आपको महसूस होगा कि हम कितने पीछे हैं। लेकिन आप अपने जिला मुख्यालय तक ही सीमित हैं, तो लगता है कि रॉयल इनफील्ड जो गाड़ी होती है ना, संसार की सबसे मजबूत गाड़ी और सबसे बेजोड़ यही है ना। मतलब मोहल्ले से मोहल्ला का व्यक्ति जिस गांव में है, कोई बढ़िया सा बुलेट लेके निकलता है तो आपको लगता है कि ये व्यक्ति एकदम जीवन जी रहा है। लेकिन जैसे शहर के मुख्यालय में आप जाते हैं तो स्विफ्ट डिजायर जैसे 8-10 लाख की गाड़ी देखते हैं तो लगता है कि ये बारिश में भी भीगती है रॉयल इनफील्ड, धूप में भी समस्या है और ठंडी में भी समस्या है, तो इससे तो बढ़िया यही गाड़ी है। लेकिन जब 8-10 लाख की गाड़ी से आगे आप जब पटना जैसे जगहों पे जाते हैं और 20-22 लाख की 25 लाख की गाड़ी देखते हैं, है ना। अब क्रेटा से लेकर के इनोवा और फिर फॉर्चूनर देखते हैं तो लगता है कि गाड़ी तो ये है ना, वो तो सिर्फ ड्यूटी पूरा कर रहा है स्विफ्ट डिजायर। लेकिन गलती से आप दिल्ली मुंबई चले आते हैं, जब यहाँ BMW और मर्सिडीज और रेंज रोवर देखते हैं तो आपको लगता है कि गांव भी हम जाएंगे ना तो पैदल घूम लेंगे लेकिन रॉयल इनफील्ड नहीं खरीदेंगे। नहीं, लेकिन अगर यहाँ नहीं आए होते तो आपको लगता था कि रॉयल इनफील्ड जिस दिन आएगी ना, मतलब कहते हैं ना कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, तो मतलब आपको लगेगा उस समय कि रॉयल इनफील्ड ले लिए तो हमारे जीवन का सार्थकता पूरा हो गया, गांव में सब हमको जान गए। सच है कि नहीं। तो विकास की गतिविधि भी यही है। जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि देश गुलाम है, जिसे पता ही नहीं है कि हमारा अपना संविधान होता तो क्या होता, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारी नियमावली यानी कि हम स्वतंत्र होकर जीते, हम कब जगेंगे कब सोएंगे और क्या करेंगे ये खुद हम डिपेंडेंट होते तो अच्छा होता, वह व्यक्ति क्यों शामिल होगा युद्ध में, को तो पता ही नहीं है। शिक्षा इसका एक बड़ा सा कारक है, तो शिक्षा का तो अभाव ही था। दूसरा, हम उस जगह पे भी जाते जो गुलाम की जगह पे आज़ाद देश होता तो भी हमें समझ में आती। तो हमने शिक्षा भी ग्रहण नहीं किया और किसी आज़ाद देश में गए भी नहीं। तो जब दोनों काम नहीं किए तो देश के कुछ मुट्ठी भर लोग हमें चाहिए आज़ादी चिल्ला रहे हैं, तो इससे हमको कहाँ फर्क पड़ता है और कहाँ समझ में आता है कि कौन सी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, नहीं पता चलता है ना। तो जाहिर सी बात है कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं कि किस कारण का आंदोलन हो रहा है, क्रांति किस बात की हो रही है। तो जब व्यक्ति को पता ही नहीं कि आंदोलन और क्रांति क्यों हो रही तो शामिल क्यों होगा वो। तो देश की एक बड़ी आबादी जो है वह निरपेक्ष है, वो सापेक्ष ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि देश में हो क्या रहा है। नहीं, जैसे सोचिए कि एक व्यक्ति आज मार्केट में शेयर मार्केट में बैठ करके वर्ल्ड की इकोनॉमी को देख रहा हो और उससे पूछिए कि भारत में विकास कैसा हो रहा है, और एक व्यक्ति को इकोनॉमी का ई नहीं आता हो, तो क्या कहता है वो कि जो है देश में जो कर रहे हैं देश का सबसे बड़ा सा काम वही हो रहा है। सच है ना। तो अलग अलग सी सोच डेवलप होती है। आगे थोड़ा सा लिखिए। ब्रिटिश सेना, ना इसी में लिख लीजिए, ब्रिटिश सेना प्रत्येक क्षेत्र में विद्रोहियों से बेहतर साबित हुई। प्रत्येक क्षेत्र में विद्रोहियों से बेहतर साबित हुई। वह तकनीक के स्तर पर भी विश्व स्तरीय थी, जबकि विद्रोही सेना मात्र भावना से प्रेरित होकर
प्रेरित होकर युद्ध में सफलता की बातें सोच रही थी, और यही कारण है के बारे में सोच रही थी, और यही कारण है कि अंग्रेजों की नीति यह मजबूत रही। जीत हुई चाहे मजबूत रही, एक ही चीज है। नीति मजबूत रही। चलिए, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम कुछ चीजें आपको और दे देते हैं जिसको आप जहां चाहे डाल लीजिएगा, और वो है हाँ, बिहार के प्रमुख व्यक्ति योगदान। ईस्वी, बिहार के प्रमुख व्यक्ति और उसका योगदान। सबसे पहला लिखेंगे तिलका मांझी। मतलब किस एरिया से कौन नेतृत्व किया, कुछ लोग का नाम याद रखेंगे। देखिए, ये जो अगर आप याद करके जाते हैं ना कि असहयोग में बिहार का कौन सा एरिया प्रभावित रहा और किस एरिया का नेतृत्व किसने किया, सविनय अवज्ञा में कौन एरिया का प्रभाव किस पे रहा, भारत छोड़ो में कौन रहा, तो ये आपको नंबर 1 से 2 नंबर जो बच्चे बिहार पीसीएस का मेंस देने जा रहे हैं लेकिन इन टॉपिक पर ध्यान नहीं दिया है, तो उनसे आपको 1 से 2 नंबर ज्यादा मिलेगा। और 38 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आपको 4 से 5 नंबर बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में महिलाओं का योगदान है, स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में बिहार में महिलाओं का योगदान, तो उसमें आपको 15-20 महिलाओं को एक जगह संग्रह करके रखना होगा, और कौन महिला किससे रिलेटेड है। जैसे राजेंद्र प्रसाद की बहन भी हैं, बड़ी बहन, उनकी पत्नी भी आंदोलन में शामिल है ना। इसके बाद चर्चा करेंगे हम जो है जयप्रकाश नारायण की पत्नी। इसके बाद कुछ महिलाएं अलग हैं जो इंडिपेंडेंट होकर सोचती हैं। तो 10-12 महिलाओं का नाम और किस एरिया से लीडरशिप की है अगर आप लिख देते हैं ना, तो विश्वास कीजिए कि उस क्वेश्चन में लोग कितनों गोलाबाजी करते रहे, आपसे नंबर अच्छा नहीं पाएंगे, है ना। और अब दोनों जगह का डिमांड हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस भी आप दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को स्पेशल नहीं जानते, मतलब उसके 18 प्रमंडल को आप नहीं जानते, तो फिर आपको काम वहां नहीं चलने वाला है। अब आपको बताना पड़ेगा कि सोनभद्र में क्या है, ललितपुर में क्या है और सहारनपुर में क्या है, और सबका मौसम अलग अलग क्यों है। मतलब बरेली में बहुत ठंड पड़ता है और बांदा में बहुत गर्मी होती है ना। हालांकि बिहार में अच्छा है कि गया में ही दोनों चीज होता है, नहीं ठंड भी और गर्मी भी, तो जाहिर सी बात है। लेकिन आपको उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कल्चर को समझना होगा। विवाह की परंपरा अलग अलग है, लोगों की सोच अलग अलग है। लोग, एक व्यक्ति जो है वो जो दक्षिण बिहार के जो लोग हैं उनकी सोच में थोड़ा सा धैर्य कम है। देखिएगा आप, दक्षिण बिहार से कोई है इसमें? कोई नहीं, सब उत्तर बिहार से हैं। तो दक्षिण बिहार के लोगों के पास धैर्य कम है, वो थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड होके बोलते हैं, वो सिपाही भर्ती में बहुत जाते हैं दक्षिण बिहार, है ना, क्योंकि वो राष्ट्रवादी टाइप के हैं जो कहते हैं ना कि आज जो है या तो हम जान ले लेंगे या तो जान दे देंगे। तो इसके पीछे कारण है दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं उनकी पानी का खरा होना, खरा खरा पानी है, और जो है वहाँ के लोग भी इसी तरह के हैं। दूसरा, उत्तर बिहार का जो खान पान है, उस खान पान में जो है वो आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए पूरे मिथिलांचल चले जाइए तो वहाँ पे दही का प्रचलन खूब है, रसगुल्ले का प्रचलन बहुत है ना।
एक व्यक्ति जो है वो 50-50 रसगुल्ला जो है उनके थाली में रख दिया गया और वो प्रेम से वो रसगुल्ला खा रहे हैं और 2-2 घंटों तक एक बात चल रहा है। दक्षिण बिहार में ये बात नहीं है। वहाँ दही चूड़ा का लोग मतलब सीतामढ़ी में चले जाएंगे तो रोड पे भी जो है लोग बैठ करके दही और चूड़ा बेच रहे हैं। सीतामढ़ी चले जाइए, आप सहरसा चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, तो खान पान का एक अलग सा सोच है ना। तो इसके पीछे और जो है जो एरिया जुड़ा हुआ है कोसी से, वहाँ पे गरीबी बहुत तेजी से अपने मतलब पैर फैलाए हुए है। इस कारण से जो भी व्यक्ति वहाँ संपन्न है वो उस एरिया को छोड़ करके भागना चाह रहा है। तो एक पलायनवादी भी सोच वहाँ पे बनी हुई है ना। जो एरिया आपका बंगाल से मिल रहा है वहाँ पे जो है पूरा बंगला जैसे धनबाद से जो जुड़ रहा है एरिया, या फिर जो है वो सहरसा हो गया आपका जो बांग्लादेश से जुड़ा है, सब जगह टका की बात करते हैं। आप मधेपुरा चले जाइए, वहाँ की सोच थोड़ी सी अलग हो जाती है पटना से। तो इसके पीछे कारण है पानी का भी और एरिया का प्रभाव भी। तो वो भी चीज़ों को हम जानेंगे, बिहार की विसंगतियाँ, सोच और व्यक्ति की सोच, है ना, कहाँ की कैसी सोच है। जो नदियाँ जो मतलब जो आपकी गंडक हैं या बूढ़ी गंडक नदी है, तो वहाँ के जो लोग होंगे वो थोड़ा सा पेशेंस के मजबूत होंगे, वो व्यक्ति थोड़ा सा सीधे साधे होंगे, लड़ाई में विश्वास नहीं करेंगे। तो एक नदी बीच में गंगा बांटती है उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार को, लेकिन नदी बांटती है, दोनों की सोच जो है ना वो इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो ये एक बहुत बड़ा सा विचारधारा सामने आता है। तिलका मांझी हम लोग लिख लिए। सबसे पहले लिखिएगा तिलका मांझी का हम लिखवा दे रहे हैं कौन व्यक्ति और किस एरिया की लीडरशिप किया। हाँ, तिलका मांझी जो है वो बीरभूम जिले से हैं और ये संथाल परगना का नेतृत्व किया है। संथाल परगना एरिया जो है, संथाल परगना, तिलका मांझी, ये भागलपुर का एरिया है, कहलगांव वाली, है ना। हाँ, इनको बाद में फांसी भी लटका दिया गया था भागलपुर जेल में। अब लिखिएगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, अगला व्यक्ति हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, इनका एरिया है छोटा नागपुर परगना रांची। छोटा नागपुर वाला एरिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। इस युद्ध के समय में वो एरिया के लोग जगे थे। छोटा नागपुर परगना रांची है। हाँ, लिख देंगे तो ठीक रहेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा पांडे गणपत राय, ये भी छोटा नागपुर परगना। पांडे गणपत राय, ऐसे कभी कभी बिहार पीसीएस के इंटरव्यू में भी पूछ देता है कि बिहार में कुंवर सिंह को छोड़कर कम से कम और 5 नाम बता दीजिए। हमसे पूछा गया था और मैं सॉरी बोल के आया था। हमारी इंटरव्यू में पूछा गया था हमसे कि 5 नाम बता दीजिए कुंवर सिंह को छोड़ करके। हम बोले कि पीर अली। तो बोले कि पीर अली तो ठीक है, और 4 नाम नहीं पता था। हाँ, पटना का पूछा था 3 नाम, तो मैं पाटलिपुत्र तो बता दिया, अजीमाबाद बता दिया। अब खुसरूपुर हमको नहीं याद आ रहा था, खुसरूपुर भी पटना का नाम है ना। तो फिर पूछ दिया कि जो तीनों कब कब बना, तो सिर्फ पाटलिपुत्र की पता है, उदयन के समय में बना था। हाँ, तो नाम तो 3 बता दिए, अजीमाबाद सॉरी पाटलिपुत्र अजीमाबाद बता दिए। खुसरूपुर आपको खुद पता नहीं था खुसरूपुर नाम है, तो बताया कि खुसरूपुर भी इसको कहा जाता है। कि अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बोला कि सब कब कब दिया गया नाम। हमने सर उदयन के समय में पाटलिपुत्र दिया गया और 1540 से 45 शेर शाह का समय है, उसमें पटना दिया गया, बाकी और नाम तो नहीं पता है।
तो कहा कि बिहार स्पेशल आप लग रहा है नहीं पढ़ा है आपने। जो बिहार स्पेशल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, लेकिन आपको अब लिखिएगा सिद्धू कान्हू छोटा नागपुर। हाँ, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये भी संथाल एरिया है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये भी संथाल एरिया। और फिर लिखेंगे हाँ, वो पहले जिला के लेवल का एरिया था, 2-3 जिलों को मिला करके एक जो है, जहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि जहाँ की सोच एक तरह की है। हाँ, बड़ा सा वो जैसे हम लोग का प्रमंडल लेवल का जो अभी चीज़ है ना, उसी टाइप का उस समय था। हाँ, बड़ा सा परगना, 2-3 जिले मिल जाते हैं उस समय। हाँ हाँ, पूरा एक जैसी सोच है जहाँ की, तो एक परगना बन जाता था। जैसे हम बात करते हैं अगला, नीलांबर और पीतांबर, ये पलामू से थे। हाँ, नीलांबर और पीतांबर, ये पलामू से थे, नीलांबर और पीतांबर। अर्जुन सिंह दक्षिण बिहार, अर्जुन सिंह, ये एरिया हो जाएगा दक्षिण बिहार, लिख लीजिएगा, गया औरंगाबाद वाला एरिया। पीर अली तो जान ही रहे हैं, पटना। कुंवर सिंह जान ही रहे हैं, अमर सिंह जान रहे हैं, नहीं, लिख लीजिए। हाँ, अमर सिंह शाहाबाद, शाहाबाद एरिया, शाहाबाद क्षेत्र। पीर अली पटना लिख लेंगे, अमर सिंह जो है वो शाहाबाद लिख लेंगे। अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई थे और हरकिशन सिंह भी इनके भाई थे। शाहाबाद जो है वर्तमान में 4 जो है, अगर आप देखेंगे तो जो भोजपुर जिला है, बक्सर है, कैमूर है ना, रोहतास है, ये सब मिला के शाहाबाद एरिया कहा जाता था, है ना। हाँ, दक्षिण दक्षिण बिहार का, दक्षिण भारत नहीं, शाहाबाद, ये पूरा एरिया है। और एक और नाम लिख लेंगे, शेख भिखारी। हम्म, हाँ, शेख भिखारी छोटा नाग, हाँ वही है, दक्षिण बिहार। हाँ, छोटा नागपुर से लेकर दक्षिण बिहार तक। और एक और है नीलमणि सिंह, पंचेत रियासत छोटा नागपुर। हम्म, ये नाम बहुत चलता है बिहार में अभी भी। नीलमणि सिंह, पंचेत रियासत, छोटा नागपुर। पंचेत रियासत छोटा नागपुर, नीलमणि सिंह। अब इसमें से आपको 4-5 नाम भी, अगर पीर अली के बाद 4 नाम भी लिख देते हैं ना, तो काम चल जाएगा। देखिए, अब कुंवर सिंह को आप 4 नाम में मत जोड़ लीजिएगा और पीर अली को,
ये तो मतलब इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि पीर अली पटना में लीडरशिप किए और शाहाबाद में जो है ये। अब अमर सिंह को सब जानता है लेकिन हरकिशन सिंह को सब नहीं जानता। हरकिशन सिंह के सबसे छोटे भाई थे, लेकिन नाम से लग रहा है कि ये पंजाबी होंगे, है ना। हाँ, तो ये भी बाद में जो है ये शामिल हुए। और आप जब वीर कुंवर सिंह की चर्चा करेंगे तो उसमें जो बिहिया है जगह, फिर सासाराम है, या फिर जो है आप डेहरी ऑन सोन, इस एरिया की अगर हम बात करें तो पूरा शाहाबाद का बहुत बड़ा सा एरिया था। आज देख रहे हैं कि कैमूर है, हो गया, भभुआ हो गया, आपका उधर रोहतास है, बक्सर है, आरा है, तो ये सब मिला करके एक एरिया था शाहाबाद। और शाहाबाद के जो सबसे बड़े राजा थे वो थे वीर कुंवर सिंह। तो जाहिर सी बात है कि इनकी अपनी एरिया जो है छोटे छोटे भाइयों में बटा हुआ था। और यहाँ एक मजबूत संगठन है, युद्ध भी इन्हीं के साथ हुआ है मजबूत रूप से देखा जाए तो। एक इनके साथ युद्ध हुआ जो अंग्रेजों ने किया, और एक पीर अली के साथ। चलिए अब लिखिए अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह की भूमिका, 1857 का विद्रोह और कुंवर सिंह की भूमिका। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका। हाँ, यह वीर कुंवर सिंह की भूमिका, और स्पेस देख लिख लेंगे 1857 की क्रांति, या 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका। अब मैं इस पर 100 वर्ड में आपको एक क्वेश्चन दूंगा आज लिखने के लिए, और वो क्वेश्चन होगा कि वीर कुंवर सिंह की परिचय देते हुए बिहार का महत्व बताएं। अब उसमें 1857 की विद्रोह नहीं रहेगा, मतलब केंद्र की बातें कुछ नहीं बतानी है आपको। आपको 50 वर्ड वीर कुंवर सिंह पर और 50 वर्ड पूरे बिहार पर, है ना। मतलब 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह और बिहार की भूमिका। तो फिर वो नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। विद्रोह ही लिखिए। हाँ, क्रांति वीर कुंवर सिंह की भूमिका लिखिए। अठारह सौ संतावन ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह को माना गया है। जिनका जन्म शाहाबाद क्षेत्र के जगदीशपुर में हुआ था। जगदीशपुर में जमींदार परिवार में हुआ था, लिख लेंगे। जगदीशपुर में जमींदार परिवार में हुआ था। विदेशी शासन के विरोध की भावना, विदेशी शासन के विरोध की भावना उन्हें विरासत में मिली थी। उन्हें विरासत में मिली थी।
देश प्रेम और अपने अपनी मिट्टी से, लिखिएगा, अपनी मिट्टी से उन्हें बहुत लगाव था। जिस कारण अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब देखिए, मिट्टी से अगर लगाव नहीं होता या फिर जो है अंग्रेजों के प्रति उनकी सियासतें मजबूत नहीं होती, तो फिर वो और भी कुछ कर लेते, समझौते की नीति को भी अपना लेते। भारत में बहुत सारे ऐसे जमींदार हैं जो युद्ध नहीं लड़े, समझौता कर लिए, है ना। तो मिट्टी के प्रति एक विशेष लगाव, या फिर कह सकते हैं कि विदेशी शासन के प्रति एक जो है उनकी सोच थी कि विदेशी शासक जो है वो कभी भी हमारे लिए मतलब जो है अच्छा नहीं सोच सकती है। इस चीज़ों को लगता है। आप लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा कपिल शर्मा का, फिरंगी नाम है, फिरंगी फिल्म का। कपिल शर्मा उसमें हीरो है। उसमें इस फिल्म में दिखाने का प्रयास किया गया है कि भारत में या भारत से बाहर कहीं भी अगर किसी का कोई गुलाम होता है, किसी का शोषण होता है, तो उसके पीछे वहां का मजबूत वर्ग का जरूर हाथ होगा। जो भारतीय जमींदार वर्ग है वही कहते हैं कि ये छोटा सा गांव है, इस पर कब्जा आप कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो विदेशी शराब पीने के लिए ऐसे ललायत हैं कि उसके लिए सब कुछ बेचने को तैयार हैं। अच्छा, नहीं उतना हम नहीं ध्यान दिए हैं, हमने फिल्म की पूरी एक निष्कर्ष आपको बता रहे हैं। उसे बताने का प्रयास किया गया कि भारत में जो अगर शोषण हुआ या कमजोर वर्गों के प्रति जो है उन्होंने अत्याचार किया, तो इसमें जमींदारों का सहयोग बहुत मजबूत है। कि वो कहते हैं कि ये जो है छोटे से वर्ग हैं, इनकी ज़मीन जो है वो कोई नहीं, इनकी सारे ज़मीन पे आप कब्जा कर लीजिए। वह गांव गांव तक कब्जा कर लेता है और कहता है कि नहीं ये ज़मीन आपका नहीं रहेगा। लोग चिल्लाते रहते हैं, कुछ नहीं होता। जमींदार चाहता तो साथ दे सकता था, लेकिन साथ नहीं देता। तो एक बहुत बड़ी सी विचारधारा है, और यही कारण है कि इस दौर में कुंवर सिंह जो है एक स्पेशल, या कह सकते हैं अलग सोच की व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया। और इसी कारण से जो है भारत के बिहार के इतिहास में इनको महानायक की संज्ञा भी दी गई है। आगे लिखिए। 27 जुलाई 1857 को, हाँ 27 जुलाई 1857 को विद्रोही सिपाहियों की मदद से आरा नगर पर अधिकार कर लिए। आरा नगर पर अधिकार कर लिए एवं स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर दी। स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर दी और अपने आप को शासक घोषित कर दिया। अपने आप को शासक घोषित कर दिया।
इस खबर से अंग्रेजी शासन गंभीर सोच में आ गई या गंभीर सोच में पड़ गई। पांच 500 सैनिकों के साथ यूरोपियन अधिकारी दानापुर से आरा की ओर प्रस्थान कर गए। उनतीस और 30 जुलाई को घमासान युद्ध हुआ। जिसमें कई सैनिक भी मारे गए। और कैप्टन डनवर को दानापुर वापस लौट जाना पड़ा। कैप्टन डनवर कैप्टन डनवर को कैप्टन डनवर को दानापुर वापस लौट जाना पड़ा। देखिए यही सबसे बड़ा कारण है। अगर हम बात करें, अगर ऐसा युद्ध नहीं होता तो फिर पूरी फौज आ गई, बाद में युद्ध हुआ और इस परिणति में आप देखेंगे कि ये अलग अलग जगहों पे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जगदीशपुर से ये चलते हैं, पहुंचते हैं आरा। आरा से आगे चलते हैं बिहिया। लिख लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। बलिया, सतना, ये रीवा है भाई, रीवा। लखनऊ, लखनऊ, आजमगढ़, बलिया, आरा, जगदीशपुर। ये जाते क्रम था। लखनऊ पहुंचे, लखनऊ तक जाकर के इन्होंने मीटिंग किया। बीच में इन्होंने रीवा नरेश से मिला। हट जाते हैं हम, रीवा नरेश से मिला। बिहिया का जो जंगल है उसकी भी चर्चा कर लेंगे। बिहिया का जंगल में जाकर के जो है, फिर सासाराम बात करेंगे। बलिया, बलिया और बक्सर एक ही के आसपास है, बस नदी के उस पार है। गंगा नदी के उस पार बलिया और गंगा नदी के इस पार बक्सर।
और लखनऊ से फिर सीधे रास्ते लौट गए। इन्होंने सतना में जो रीवा नरेश हैं जाकर के रीवा में मिले उनसे। आज इसके बाद जो है वहां से चले गए लखनऊ। ये उस तरह से है, पहले सतना फिर रीवा फिर लखनऊ। लखनऊ में अपनी जाकर के यात्रा को समाप्त किए। इन्होंने जो उत्तर प्रदेश के जो संचालक थे या उस समय के जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों से जाकर मिले, मीटिंग किए, और लखनऊ से फिर आजमगढ़ के रास्ते बलिया होते हुए जगदीशपुर आ गए। तो ये इनकी जर्नी है एक जाने की जगदीशपुर से, क्योंकि इनको ये लगने लगा था कि जब अंग्रेज को एक बार पराजित कर दिए और वापस लौट गए हैं तो अब वो प्लानिंग करके आएंगे। तो जब वो प्लानिंग करके आ रहे हैं तो फिर हमें भी प्लानिंग करनी होगी, और यही कारण है कि जो है ये प्लानिंग के साथ इस तरह से यात्रा को सफल किए और फिर आ गए। आगे लिखिए। अंग्रेजों के इन दमनात्मक उपायों से अंग्रेजों के इस दमनात्मक उपायों से उत्साह नहीं थमा, से विद्रोहियों का उत्साह नहीं थमा, से विद्रोहियों का उत्साह नहीं थमा। दमनात्मक उपायों से विद्रोहियों का उत्साह नहीं थमा। कैमूर की पहाड़ियों में नेतृत्व कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने किया। कैमूर के पहाड़ियों में नेतृत्व कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने किया। कुंवर सिंह अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अवध प्रदेश की यात्रा की। अवध प्रदेश की यात्रा की। और इस युद्ध में मजबूत संगठन के लिए आसपास के राजाओं से विचार विमर्श भी किया। आसपास के राजाओं से, जैसे रीवा नरेश हो गए, कालपी नरेश हो गए, है ना, से विचार विमर्श भी किया। आगे लिखिए। इक्कीस अप्रैल को 1858 लिखेंगे, है ना। 21 अप्रैल को
शिवपुर घाट, ये आरा जिला में ही है। हाँ हाँ, क्योंकि 10 मई को तो शुरू ही हुआ था, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अप्रैल में तो हमारी जर्नी 29 अप्रैल को पहली बार मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया है। तो 21 अप्रैल आएगा तो इसका मतलब 1857 नहीं, 1858। 21 अप्रैल 1858 को शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करने में गंगा नदी पार करने में पार करने में वीर कुंवर सिंह सफल रहे, लेकिन गंगा नदी पार करने के समय अंग्रेजों से युद्ध हुआ, अंग्रेजों से युद्ध हुआ, जिसमें वे घायल हो गए। इस घायल अवस्था में ही इस घायल अवस्था में ही 22 अप्रैल 1858 को वे अपने घर जगदीशपुर पहुंचे। इस घायल अवस्था में ही 22 अप्रैल 1858 को वे अपने घर जगदीशपुर पहुंचे। लेकिन वहां कैप्टन ली ग्रैंड, कैप्टन ली ग्रैंड ने हमला कर दिया। तेईस अप्रैल को 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया। वे वापस लौट गए, वे वापस दानापुर, दानापुर लिख सकते हैं, वे वापस लौट गए। हाँ, वे वापस लौट गए। हाँ, दानापुर भी लिख सकते हैं। लेकिन इस युद्ध में कुंवर सिंह भी घायल हो गए। और 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। और 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे,
इस तरह कुंवर सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कुंवर सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमर हो गए। उनकी राष्ट्रीय भावना दूरदर्शिता कमा दे करके, राष्ट्रीय भावना, दूरदर्शिता, त्याग और बलिदान ने भारतीय आजादी के सफर को और नजदीक ला खड़ा कर दिया। एक लाइन और लिख लीजिएगा, यही कारण है कि उन्हें जीवन पर्यंत एक सफल योद्धा की संज्ञा दी जाती है। उन्हें जीवन पर्यंत मतलब जब तक जीवित रहे एक सफल योद्धा की संज्ञा दी जाती है। देखिए, ये जो भाषा है इसको आप एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं। जैसे एक होता है कि मतलब किताब में देखिएगा 2-2 हज़ार वर्ड लिखा हुआ टॉपिक पे, तो उतना डिटेल से तो आप नहीं चाहते हैं ना। मतलब मैं चाहता हूं कि एक ऐसा नोट्स आपको बना दिया जाए जिसके समरी थोड़ा सा करके और पूर्णतः इतना मैटर को आप डाल दीजिए। अगर इतना मैटर पूर्णतः करके आप डाल देते हैं एग्जाम हॉल में, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत होगी। किताब पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम भी। प्री भी तो देना होगा ना आपको, ये बहुत बड़ा सा डायमेंशन है प्री का। अगला टॉपिक हमारा क्या है, जो कल लिखवाए थे, ये पूरा हो गया। हाँ, टॉपिक, अगला टॉपिक जो कल परसों लिखवाए थे, 10-15 टॉपिक लिखवाए थे ना कल। एक संथाल रिवोल्ट, एक संथाल विद्रोह। मुंडा रिवोल्ट भी होता है, तो दुखी मत हो जाएगा कि मुंडा अलग है क्या और बिरसा मुंडा अलग है क्या, एक ही है दोनों है। हाँ, सब एक ही शब्द है। देखिए, इन सभी विद्रोह में अगर हम लोग छोटी सी बात देखें, दिया है ना। हाँ, उसमें से एक रहता है संथाल और बिरसा मुंडा।
और अब तो जब 7 से 8 वर्ड का हो गया है ना, तो उनके लिए आसान हो गया है। अब वो चंपारण भी देंगे, संथाल भी देंगे, उधर पाल कला मौर्य कला भी देंगे। हाँ, वो लिखवा लेते हैं वो सब। अब बस ध्यान में एक ही बात रखनी है ना कि आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। क्वेश्चन छोड़ के आएंगे ना तो समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपकी मूल्यांकन कम नंबर पे किया जाएगा, है ना, और कम नंबर पे मूल्यांकन होगा तो मार्क्स भी कम आएंगे। तो थोड़ी सी स्पीड को मेंटेन करना होगा। स्पीड मेंटेन कर लेंगे तो बाकी चीज़ें थोड़ा सा कम भी समझ में आता है ना, तो फिर उसको आप लिख के आइए। थोड़ा सा कम समझ में आया है, कुछ समझ में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो फिर जो है उसको संधि को विग्रह कर दीजिए और सबका अर्थ ही लिख दीजिए, 1 नंबर तो मिलेगा ना। अब देखिए जैसे यूपीएससी में 20-20 क्वेश्चन होता है, कोई अगर ये कह दे कि हमको 10 से ऊपर क्वेश्चन याद है तो गलत बोल रहा है वो। उसमें 5, 7, 8 क्वेश्चन तक लोगों को याद मिलता है, बाकी स्मृति पर आधारित लिखते हैं, जो दिमाग में बातें चल रही है उस पर आधार लिखते हैं। जैसे आईआर का क्वेश्चन हो गया है ना, इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चन हो गया। अब उसमें आपके अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं उसी को आप लिखेंगे कि रटा रटाया कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ भी बिहार में भी पहले ऐसे था कि रटा रटाया था, लोग जो है बिल्कुल छाप के चले आते थे। अब ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है ना कि आपकी जिसके स्किल्स अच्छा है ना, उनको अच्छा नंबर मिल जाएगा। जो भी आदिवासी विद्रोह हुआ, इसके पीछे जो सबसे बड़ी सी कारण है कि अंग्रेजों को लगता था कि जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं भागलपुर वाली, वहाँ बगल से गंगा नदी निकलती है, और अगर हम 1850 की बात कर लें उस दौर की, तो भारत में जो आय का साधन था वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ही था, मतलब या तो कृषि हो पशुपालन हो। तो जो एरिया भागलपुर के आसपास या संथाल जो परगना के आसपास की जो एरिया है वह गंगा बेसिन के एरिया है। तो इनको लगता था कि इस एरिया में अगर इस जंगल को काट करके अगर खेती योग्य जमीन बनाया जाए तो काफ़ी उपयोगी होगा। और यही कारण था कि अंग्रेज चाहते थे कि जो है ये जो मतलब संथाल में जो संथाली हैं इन लोगों को कहीं और जगह बसा दिया जाए और इस जंगल को काट दिया जाए। इसमें जो लकड़ी है जो जंगल में वो काफ़ी कीमती लकड़ी है, उसको बेचने के बाद थोड़ी सी हमारी जो है आय भी बढ़ जाएगा। और जहाँ तक अगर लगता है कि जो एरिया मेन सड़क को जोड़ता है वहाँ पे कुछ कार्यालय बना दिया जाएगा। लेकिन जो आदिवासी समूह के लोग थे जो जंगल में निवास कर रहे थे, उनको लगता था कि नहीं, हम अपनी इस एरिया को छोड़ करके, इस जगह को छोड़ करके कहीं और नहीं हम जा सकते हैं। और यही कारण था कि उन लोगों का ये था कि हम नहीं छोड़ेंगे। और उनके साथ एक जो है सबसे बड़ा था इमोशन, कि हमारी जो कुल देवता हैं जो हमें वो, हालांकि वो बहुत कट्टर किस्म के हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि एक जो है जहाँ पे भूजा हो जाता है, घुनसार उसको बोल लेते हैं, वहाँ पे एक लगा कि सब लोग मारे गए और एक अंग्रेज अंदर जाता है और एक घायल जो है वह संथाली व्यक्ति वहाँ था और उस पर ऐसा हमला करता है कि उनकी जान निकल जाती है। तो वो जो है तीर और कमान और जो है कुछ भाला लिए हुए हैं और यहाँ लोग अत्याधुनिक हथियार लिए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस युद्ध में जीत नहीं होगी, और इस युद्ध में सिर्फ इमोशन था कि नहीं, हमारे साथ हमारे देवता है, वो आएंगे हमें बचा लेंगे। और चांद भैरव और फिर सिद्धू कानू ये सब मारे जाते हैं। इसके साथ ही साथ हम बिरसा मुंडा की भी आंदोलन की बात करें तो दोनों की प्रकृति सेम है। हाँ, वहाँ पे ये है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो फर्टाइल ज़मीन के कारण ऐसा नहीं किया गया। वो लगता था कि भारत में जो बिहार का जो एरिया है ना, उसमें जो सबसे अच्छा जगह रहने के लिए है वो रांची है। आज भी अगर आप नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ इंडिया में आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि रांची से अच्छा एटमॉस्फेयर कहीं नहीं मिलेगा आपको। बहुत बेहतरीन, मतलब आपकी अगर जर्नी 70, हाँ मतलब आप शिमला हिल स्टेशन जो है ना, शिमला मनाली, आप जम्मू कश्मीर चले गए तो कश्मीर जमीन तो सुरक्षित नहीं है। अब मान लीजिए वहाँ तो बहुत सारे आतंकवादी, तो रांची में आप जाएंगे तो इतनी ठंडी और इतनी अच्छी मौसम है वहाँ का कि आपकी लाइफ जो है हेल्थ के लिए 5 वर्ष आपकी उम्र बढ़ जाएगी अगर आप रांची में रहते हैं तो इतना प्यारा सा जगह था। तो वो चाहते थे कि वहाँ कार्यालयी काम वहाँ किया जाए
और दूसरा था अंग्रेज आए भी थे ठंडा प्रदेश से, तो रांची उनके लिए बड़ा सा सूटेबल जगह था। तो छोटा नागपुर की पहाड़ियों को काट करके जो है वो चाहते थे कि उस एरिया में कार्यालय को बना दिया जाए। और यहाँ मुंडा जाति के जो लोग थे उनको लगता था कि नहीं हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन बिरसा मुंडा उसमें एक समझदार था। वो कहता है कि हमारे ईश्वर आएंगे और हमें बचा लेंगे। वह जो अगर बहुत बड़े हथियार भी लेकर आते हैं तो हथियार से वो गोली चलाएंगे, तो हमारे पास गोली आते थे उसका पावर कम हो जाएगा, और पावर जब गोली का कम होगा तो फिर हमें बचा लेंगे वो। तो इस तरह की मान्यताएं थी जो मतलब लगता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि विश्वास नहीं है, आस्था ज़्यादा है ना। विश्वास नहीं है, आस्था ज़्यादा है। और इस तरह की आस्था जो मतलब जिसमें कह सकते हैं कि शिक्षा का कोई दौर ना हो, जिसमें जो है वास्तविकता का कोई दौर ना हो, सिर्फ विश्वास है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मंदिर मस्जिद पूजा करके और पास होना होता तो सबसे पहले तो जो पुजारी का बेटा है वही पास हो जाता नहीं। तो उस तरह से आस्था रखे हुए हैं। और यही कारण है कि बिरसा मुंडा कहता है कि मैं सपने में देखा हूँ कि ईश्वर हमें कहे हैं कि तुम युद्ध लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन शुरुआती दौर में ही 1899 में ही वो गिरफ्तार हो जाता है। वो गिरफ्तार होता है तो जंग जाते हैं लोग, उससे वो कहता है कि नहीं आप युद्ध को शुरू रखिए, हमारे ईश्वर आएंगे, है ना। और ईश्वर आते नहीं हैं, युद्ध में पराजित हो जाता है और फिर इस युद्ध को दबा दिया जाता है। तो भारत में कह सकते हैं कि बर्बरता के साथ या असभ्यता मतलब सिविलाइजेशन की जो दौर है उससे अलग हटकर जो युद्ध की परिणति देखा गया वह आदिवासी विद्रोह में है। क्योंकि उसमें जो समाज की जो सोच थी, उसके जो इमोशंस है, उसको रियलिटी उनका अलग है, इमोशन अलग है। तो इन लोगों ने अपने व्यापार के लिए कह सकते हैं विस्तार के लिए संथाल और छोटा नागपुर वाले विद्रोह को डेवलप किए, जिससे बिहार में क्वेश्चन अब लगता है कि 38 मार्क्स के क्वेश्चन इस पर आता है ना, तो आप प्रयास करिएगा कि दूसरा क्वेश्चन ही लिख लें। क्योंकि इस पर अगर 7-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप फैक्चुअल चीज़ों को लिखेंगे। लेकिन जब आप 38 नंबर के क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें प्रयास कीजिएगा कि वह क्वेश्चन, जैसे आपका एक क्वेश्चन हो तकनीकी शिक्षा और एक हो संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह पे जो लिखेंगे ना उस पर मार्किंग आपकी जो होगी वो जनरलाइज मार्किंग होगी, हर बच्चा लिखेगा। लेकिन तकनीकी शिक्षा पर हर बच्चा नहीं लिखेगा, और हर बच्चा लिखेगा भी तो उसको टेक्निकल चीज़ों की बहुत नॉलेज नहीं है। तो जो 38 मार्क्स के क्वेश्चन में या लिखा हुआ है ना, तो संथाल और बिरसा मुंडा आए, उसके बाद कोई दूसरा आता है, अगर वो आपको याद हो तो उसको आप लिखिए। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है ना वो ऐसा ही दिया जा रहा है कि एक क्वेश्चन ट्रेडिशन पर आधारित हो और एक क्वेश्चन जो है वह आपके सामान्य से विशेष ज्ञान पर आधारित हो। तो विशेष ज्ञान वाला क्वेश्चन आप लिखेंगे ना, थोड़ा सा उसमें नंबर ज़्यादा मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास संथाल है, बिरसा मुंडा विद्रोह है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में भी देखिएगा महत्व अगर बात हो, उसकी स्वरूप बात हो, या चंपारण सत्याग्रह हो, इस चंपारण सत्याग्रह का वर्णन करें, चंपारण सत्याग्रह पर टिप्पणी करें, तो इस पर नंबर बहुत मिल जाएगा। लेकिन स्वरूप की बात होगी ना तो फिर आप नहीं पकड़ पाएंगे चीज़ों को। क्योंकि अब होता क्या है कि बिहार में जितने किसान आंदोलन है ना, वह सब आंदोलन की प्रकृति को वहाँ बतानी होगी, बिहार के जो किसान हैं उनकी सोच को बतानी होगी। एक थोड़ा सा अलग भी डेवलपमेंट हो जाता है नहीं। तो इसको हम लोग कल करते हैं अच्छा से। बाकी जो क्वेश्चन कल आपको लिखना है वो ये लिखना है कि बिहार में कुंवर सिंह और 1857 में बिहार की भूमिका, 1857 क्रांति में बिहार की भूमिका और कुंवर सिंह का योगदान 100 वर्ड में लिखना है। 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका और कुंवर सिंह का योगदान। एक बात इसमें ध्यान रखना है कि पहले लाइन से ही आपको सेंटर की बात नहीं